Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in December 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing the series it will take 1 to 2 months and then we'll practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. This is unit number 4, that is comparative politics, and within this unit number 4 this is chapter number 2, colonialism and decolonization. So today we are going to discuss about the concept of colonialism. What is colonialism? When a foreign country, that is foreign country means जो colonize करेगी, so उसको हम क्या बोलेंगे, colonizer, takes control of another country, that is colony, for its own benefit is colonialism. Colonialism means क्या होता है, जब कोई बाहर की कंट्री या फॉरेन कंट्री जो है, जो कोलोनाइज करने आई है किसी दूसरी कंट्री को अपने कंट्रोल में लेने के लिए. अब कंट्रोल कैसा हो सकता है, वो कंट्रोल जो है अथॉरिटी का भी कंट्रोल हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल हो सकता है. सो जब कोई फॉरेन कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अथॉरिटेटिवली और एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करती है अपने बेनिफिट्स के लिए, दैट इज़ कॉल्ड कॉलोनिज्म. ओके, एंड इट दिस कॉन्सेप्ट स्टार्टेड अराउंड, ये जो कॉलोनाइजेशन था ये स्टार्ट हुआ, ये जो एज ऑफ मॉडर्न कॉलोनाइजेशन था दैट वाज स्टार्टेड अराउंड 500 सी, जब व्हेन यूरोपियंस डिस्कवर्ड द सी रूट्स एंड बिगेन कोलोनाइजेशंस. ठीक, यूरोपियंस को डिफरेंट सी रूट्स के उन्होंने जब डिस्कवरी करी तो उसके बाद कोलोनाइजेशन का प्रोसेस, और वी कैन से दैट एज जो है वो एरा वो स्टार्ट हुआ. और कौन कौन सी कंट्री इसकी विक्टिम बनी, लाइक एशिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया. दीज आर द कॉन्टिनेंट्स विच बिकेम द विक्टिम ऑफ द यूरोपियन, क्योंकि स्टार्टिंग में यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो था वो उसमें यूरोपियन पावर्स थी लाइक स्पेन, पोर्टुगल एंड ब्रिटेन. तो ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर्स थी. तो उन्होंने कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया, मीन्स दूसरे कंट्रीज़ में जाके, दूसरे जगह पे जाके जो है उनको अपने कंट्रोल में, और उनके वहाँ की अथॉरिटी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में किया ताकि उनका खुद का बेनिफिट हो सके. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनिज्म. अब क्या रीज़न था, व्हाट इज़ द पर्पस फॉर कॉलोनाइजेशन? सो फर्स्ट वन इज़ टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए मीन्स व्हाट, टेकिंग नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स एंड वेल्थ को, वहाँ के जिस कंट्री में जाके कंट्रोल कर रही हैं वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लेना, रॉ मटेरियल्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना, वेल्थ को क्रिएट करना फॉर देयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो इकोनॉमिकली वाइज जो है एक्सप्लॉइट करना उस कॉलोनी को, और कल्चरल डोमिनेशन के लिए भी. ठीक है, सो दो मेन कारण थे, एक तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन और दूसरा कल्चरल डोमिनेंस. कल्चरल डोमिनेंस मीन्स कि जिस कंट्री में जाके कंट्रोल कर रहे हैं या जिस कंट्री में जाके वो रूल करते हैं फॉरेन कंट्री, सो वहाँ पे अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करना, अपने रिलीजन को डोमिनेट करना, वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम को बनाना. फॉर एग्जाम्पल यूरोपियंस व्हेन दे केम इन इंडिया, सो अब क्या हो गई, अब हर जगह जो है देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज में भी इंग्लिश आ गई. अदरवाइज हमारी जो भारत की संस्कृति थी, हमारी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, हिंदी थी. सो संस्कृत और हिंदी को रिप्लेस किसने कर दिया ऑल टाइम, इंग्लिश ने. सो दिस इज़ व्हाट, ये कल्चरल डोमिनेंस है. तो जो कोलोनाइज़र कंट्री होती है, मीन्स जो कोलोनाइज़र होता है, जो फॉरेन कंट्री जिस कंट्री को अपने कंट्रोल में रखती है, वहाँ पे वो दो एंगल से एक्सप्लॉइट करती है. एक तो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करती है और कल्चरली भी डोमिनेट करती है. ठीक, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. नाउ अब हम लोग देखते हैं कि डीकोलोनाइजेशन क्या है, क्योंकि पहले हम लोग को इस दोनों टर्म्स को ब्रीफ में समझना ज़रूरी है कि कॉलोनिज्म मीन्स व्हाट एंड डीकोलोनाइजेशन मीन्स क्या होता है. सो डीकोलोनाइजेशन इट्स अ प्रोसेस ऑफ कॉलोनीज बिकम फ्री फ्रॉम द फॉरेन कंट्रोल. कॉलोनाइजेशन क्या होता है, व्हेन अ फॉरेन कंट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री फॉर इट्स ओन बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन. सो डीकोलोनाइजेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉलोनाइजेशन. मीन्स व्हाट, कि जहाँ पे जो कॉलोनी है, जिस कंट्री पे किसी फॉरेन कंट्री का रूल है, तो वो कॉलोनी को रियलाइज हो और वो अपने आप को उस फॉरेन कंट्रोल से फ्री करा सके, फ्रीडम अचीव कर सके, दैट इज़ कॉल्ड डीकोलोनाइजेशन. अब इसके तरीके क्या हैं, जब किसी आपके ऊपर किसी दूसरे का कंट्रोल है तो आप उससे कैसे फ्री हो सकते हैं. तो देयर आर टू वेज एंड देयर आर मेनी वेज ऑल्सो. जस्ट जैसे पीसफुल
नेगोशिएशन, पीसफुली आप बात करें, फॉरेन कंट्री जो आप पे रूल कर रही है कि नहीं आप प्लीज़ हमें रूल में कि हमें सॉवरेनिटी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, तो पीसफुल नेगोशिएशन से। और अगर सामने वाली पार्टी जो हम पे कंट्रोल कर रही है वो पीसफुली नहीं मान रही है तो वॉयलेंट स्ट्रगल करना, वॉर्स रिवॉल्ट्स करना। सो दीज आर द मेथड्स। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर टू हो गया तो 1945 ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बना। अब हम लोग जब फॉरेन पॉलिसीज़ पढ़ रहे थे तो अभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी पढ़ेंगे, इसके बाद वही यूनिट स्टार्ट होगा मे बी, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा था जिसमें कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इमर्ज होके आ रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो इट इज स्टार्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, कंसोलिडेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विद नेशन स्टेट सिस्टम। अब गोल क्या था, ये डीकोलोनाइजेशन का गोल क्या था? अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस चाहिए थी, इन कॉर्पोरेशन विद अनदर स्टेट और क्रिएशन ऑफ अ फ्री एसोसिएशन। ठीक, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं एक और टर्म आता है इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म क्या है? ये भी एक तरीके से फॉरेन कंट्री जो है वो अनदर कंट्री को कंट्रोल करती है, बट ये बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही एग्रेसिव वे ऑफ कंट्रोलिंग द अनदर कंट्री है। ठीक, सो इम्पीरियलिज्म इज़ अ वेरी फॉर्मल एंड एग्रेसिव वे। ना अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ कॉलोनिज्म क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉलोनिज्म। सो सबसे पहली जो फॉर्म है वो है सेटलर कॉलोनिज्म। सेटलर कॉलोनिज्म मीन्स व्हाट, कि जब जो फॉरेन कंट्री के लोग जो रूल कर रहे हैं वो लार्ज स्केल में उस कंट्री में आ जाए जहाँ पे उसको, जिस कंट्री को उन्होंने कॉलोनी बनाया है, जिस पे वो रूल कर रहे हैं, तो उस कंट्री पे बाहर के लोग ज़्यादा इमाइग्रेट कर जाएं। दैट इज़ सेटलर कॉलोनी, मतलब सेटल हो जाएं। इनका पर्पस क्या है? फॉर स्टेइंग एज वेल एज कल्टिवेटिंग द लैंड। ठीक है, पर्पस क्या होता है इस टाइप के कॉलोनिज्म का, कि जो फॉरेन कंट्री है वहाँ के लोग उस कॉलोनी में आके रहते लगते हैं, स्टे करते हैं और उस वहाँ की लैंड को कल्टीवेट करते हैं और जो भी प्रोडक्शन, जो भी आउटपुट आता है उसको वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ पे क्या किया जा सके, लोकल पॉपुलेशन को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया जाए। इसको हम लोग, ये जो टर्म है सेटलर कॉलोनिज्म, इस टर्म को किसने कॉइन किया था? दिस कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय पैट्रिक वॉल्फ। ठीक, सो इनका नेम भी लर्न कर लीजिए। पैट्रिक वॉल्फ ने सेटलर कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। अब उन्होंने इस कॉलोनिज्म के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बाहर की कंट्री जो है आके इन कंट्रियों में, बाहर के कंट्री के लोग आके इन कंट्रियों में रहने लग गए, लोकल पॉपुलेशन को रिप्लेस करने लग गए, वहाँ पे रह के वहीं पे लैंड्स को कल्टिवेट करने लगे, एक तरह से सेटल्ड हो गए। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड सेटलर कॉलोनिज्म। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलोनिज्म देखते हैं, दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनिज्म। ठीक, मीन्स व्हाट, ये जो यहाँ पे क्या है कि जो इमाइग्रेशन हो रहा है, मीन्स जो फॉरेन कंट्री के लोग जो कॉलोनी में जो आ रहे हैं वो स्मॉल स्केल में आ रहे हैं, ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। लेकिन गोल क्या है? व्हाट इज़ द गोल फॉर कंट्रोलिंग द अदर कंट्री? इज़ टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटीरियल्स एंड लेबर। उस कंट्री में, जिस कंट्री को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया है, जिस फॉरेन कंट्री ने, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, वहाँ के रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करना, उस रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, लेबर को, चीप लेबर वहाँ से मिलता है उनको। तो ये मेन गोल है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है इंडिया। जैसे इंडिया में यूरोपियन पावर्स आई, ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया हमारे रॉ मटेरियल्स, नेचुरल रिसोर्सेज को, यहाँ के उनको सस्ते में लेबर मिल जाता था और फिर उसके बाद वो अपना उनका प्रॉफिट होता था। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन कॉलोनिज्म। इंडिया, वियतनाम, कॉन्गो एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन कॉलोनिज्म। नाउ थर्ड टाइप ऑफ कॉलोनिज्म इज प्लांटेशन कॉलोनिज्म। प्लांटेशन कॉलोनिज्म क्या होता है कि जब सेटलर्स ग्रो वन मेजर कैश क्रॉप्स, जो लोग बाहर फॉरेन कंट्री के लोग जिस कंट्री में आके दूसरी कंट्री में आके सेटल हुए हैं, तो वहाँ पे वो अगर कैश क्रॉप को बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करने लगे। अब कैश क्रॉप क्या होती है? जिससे कि बेनिफिट हो, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, जिनको बेचा जा सकता है। ठीक है, जैसे शुगर है, कॉटन है, टोबैको है, कॉफ़ी, दीज आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स।
ठीक। सो इन क्रॉप्स को ज़्यादा मतलब बहुत ही मैसिव लैंड्स में ग्रो करने लग जाए, लार्ज स्केल जो है इंस्लेव्ड लेबर हो, मतलब जिस कंट्री में आके कॉलोनी बनाई है उस कंट्री के लोगों को, वहाँ के लोगों को फोर्सफुली कैश क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाए, उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाए बहुत ही लार्ज स्केल में। तो दैट इज़ कॉल्ड प्लांटेशन कॉलोनिज्म। मीन्स कॉलोनिज्म जो फॉरेन कंट्री जो कंट्रोल करने आई है कॉलोनी को, वो सिर्फ इसी पर्पज़ से आई कि वहाँ पे मेजर कैश क्रॉप्स हम लोग ग्रो करेंगे ताकि हमको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ज़्यादा हम पैसे कमा सकें। सो इसका एग्जांपल क्या है प्लांटेशन कॉलोनिज्म का? ईस्ट कोस्ट अमेरिकन कॉलोनीज, फॉर एग्जांपल वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। ओके, सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ प्लांटेशन कॉलोनिज्म। देखिए ये जो कॉलोनिज्म का कंसेप्ट है, हम लोग इसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ कॉलोनिज्म हैं, व्हाट आर द वेरियस फेजेस ऑफ कॉलोनिज्म। ठीक है। सो अब हम लोग फोर्थ कॉलोनिज्म जो है वो क्या है? इंटरनल कॉलोनिज्म। इंटरनल कॉलोनिज्म मतलब क्या? इंटरनल कॉलोनिज्म मीन्स कि एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है उस कंट्री के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन विद इन द सेम कंट्री। क्यों? अनइक्वल रीजनल डेवलपमेंट होने की वजह से। अब इस कॉन्सेप्ट को किसने किसने दिया? रॉबर्ट ब्लॉनो, पैब्लो गोंजालेस एंड कैसोनोवा। ठीक है। सो ये लोग जो हैं इस कॉन्सेप्ट को दिए, और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे अफ़गानिस्तान में जो तालिबान, वो खुद ही वहाँ के लोगों को इंटरनल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, विद इन द सेम कंट्री हो रहा है। अल्जीरिया, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल कॉलोनिज्म। ठीक। नाउ लास्ट ऑफ फिफ्थ टाइप्स ऑफ कॉलोनिज्म इज सैरोगेट कॉलोनिज्म। सैरोगेट कॉलोनिज्म क्या होता है कि जब कॉलोनाइजर जो है वो सपोर्ट करे सेटलमेंट बाय आउटसाइडर, नॉट डायरेक्टली थ्रू योर ओन पीपल। फॉर एग्जाम्पल स्कॉट एथरन, जैसे जूइश, मतलब जो कॉलोनाइजर है, जो कॉलोनाइज कर रहा है, वो दूसरे को सपोर्ट करे, किसी दूसरे, अपनी खुद के पीपल्स को नहीं, उस वहाँ पे सेटल करने के लिए कॉलोनी में दूसरों को सपोर्ट करे कि हाँ तुम आगे इस कंट्री में सपोर्ट मतलब सेटल हो सकते। जैसे कि ब्रिटिश जो एम्पायर थी वो पैलेस्टीन में कॉलोनाइजर कौन था? ब्रिटिश एम्पायर थी। मीन्स कॉलोनी पैलेस्टीन को किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने बनाया था, लेकिन जूइश को हेल्प कर रहे थे सेटल होने के लिए पैलेस्टीन में, और आज के टाइम पे अभी तक वो देखिए मेजर इशू बना हुआ है। सो दैट इज़ कॉल्ड सैरोगेट कॉलोनिज्म। सैरोगेट का वर्ड ही मतलब ही होता है कि ना, सैरोगेट से ही होती है कि जहाँ पे कोई दूसरा जो है आपके लिए वर्क करे और हेल्प करे आपके काम को। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि जो कॉलोनी जो फॉरेन कंट्री जिसने ने आप अदर कंट्री को कॉलोनी बनाया हुआ है, उस कॉलोनी में दूसरों लोगों को हेल्प करे कि आप सेटल करिए। अब ब्रिटिशर्स खुद नहीं वहाँ सेटल हुए, बट जूइश लोगों को हेल्प किए पैलेस्टीन में सेटल होने के लिए। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉलोनिज्म। ना अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनिज्म क्या हैं। ठीक है। सो फर्स्ट फेज जो थी कॉलोनिज्म की, वो मोनोपोली, ट्रेड एंड प्लंडर थी। ठीक, जिसमें कि जो कॉलोनाइजर है, मतलब कॉलोनाइजर मीन्स व्हाट? जो फॉरेन पावर जो कंट्रोल कर रही है अदर कंट्री को, उसको क्या टर्म दिया गया है? कॉलोनाइजर। सो कॉलोनाइजर जो है वो वेल्थ को लूट करे, वहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करे। तो इस तरह से जो कॉलोनिज्म है वो स्टार्ट हुआ। जैसे कि इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ठीक। सो दिस इज फर्स्ट स्टेज। फिर सेकेंड स्टेज क्या थी? फ्री ट्रेड एरा। फ्री ट्रेड एरा मतलब जो कॉलोनीज़ हैं वो जो पहले तो क्या किया, जो जिस कंट्री को कॉलोनी बनाए वहाँ के वेल्थ को लूटा, वहाँ पे जो है जैसे इंडिया कितनी सोने की चिड़िया कहलाती थी, और इंडिया को ब्रिटिशर्स ने किस तरह से लूट पाट मचा के पूरा सब उसको खोखला कर दिया। और फिर वहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करना, जैसे यहाँ की लोकल कॉटन इंडस्ट्रीज़, जूट इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करना, और यहाँ से रॉ मटेरियल्स को अपनी कंट्री में ले जाना सस्ते में, और फिर वहाँ पे इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके महंगे में फिर से इंडिया में बेचना। तो लोकल इंडस्ट्रीज़, तो ये तो पहला स्टेज था, मोनोपोली, ट्रेड एंड प्लंडर। सेकेंड स्टेज क्या था? फ्री ट्रेड एरा। फ्री ट्रेड एरा मतलब क्या कि जो कॉलोनाइजर है वो जिस कंट्री को कॉलोनी बनाए वहाँ पे ही वो उसको मार्केट्स भी उसको मिल जाती है, मतलब अपने गुड्स को बेचने के लिए मार्केट्स। सो कॉलोनीज प्रोवाइडेड मार्केट्स फॉर गुड्स मेड इन यूरोप। जैसे कि इंडिया में यूरोपियन फॉरेन कंट्रीज़ की अगर जो है फॉरेन कंट्रीज़ जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो यूरोपियन लोग हैं वो अपने चीज़ों को इंडिया में बेचें, तो दैट इज़ कॉल्ड कि ये एक तरह से इंडिया क्या बन गई, उनके लिए मार्केट बन गई। सो कॉलोनीज प्रोवाइडेड मार्केट्स फॉर गुड्स मेड इन अमेरिका।
colonies had to export raw materials like cotton, jute, etc. and import finished goods. ठीक, तो जो जिन कंट्री को कंट्रोल किया जा रहा है या कॉलोनी बनाया जा रहा है उन कंट्रियों से सस्ते में रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना और फिर वहाँ पे इम्पोर्ट क्या करना, फिनिश गुड्स को। तो ये फ्री ट्रेड एरा या सेकेंड स्टेज ऑफ कॉलोनिज्म था। फिर जो थर्ड स्टेज था वो दैट इज़ फाइनेंस कैपिटल एरा। ये फाइनेंस कैपिटल एरा क्या था कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी, जहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, ठीक, दे फॉट फॉर न्यू मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज उन वो तो कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, तो उन कंट्रियों के पास क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में गुड्स है, प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश गुड्स हैं, तो वो कहाँ पे उनको सेल करें। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ थी वो न्यू मार्केट्स को सर्च कर रही थी और ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकें, तो कॉलोनीज़ जो है वो उनका टारगेट बनी। सो कॉलोनीज बिकेम द इन्वेस्टमेंट जोन्स फॉर द बिग कैपिटलिस्ट पावर्स। फॉर एग्जांपल कि यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनीज़ को यूज़ किया जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सके और न्यू मार्केट्स बन सके। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रगल्स फॉर रॉ मटेरियल रिच रीजन्स इन अफ्रीका एंड एशिया। सो ये डिफरेंट स्टेजेस थी। तो पहले जो कॉलोनिज्म स्टार्ट हुआ वो कैसे स्टार्ट हुआ कि वहाँ पे जाना है किसी जिस कॉलोनी में, उस कॉलोनी में जो है वहाँ पे लूटपाट करनी है, वहाँ को पूरी तरह से वहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज़ को जो है डिस्ट्रॉय कर देना है। फिर सेकेंड स्टेज क्या आया कि वहाँ से रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करके सस्ता रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना और फिर वहाँ पे फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करना, दैट इज़ सेकेंड स्टेज। और लास्ट स्टेज में क्या हुआ कि अब क्योंकि ये कंट्रीज़ बहुत अच्छे से इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो न्यू मार्केट्स को सर्च करना, और ताकि न्यू मार्केट सर्च करना मीन्स कॉलोनीज़ में जो है इन्वेस्ट करना और वहाँ पे उनको और कंट्रोल करना। सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉलोनिज्म। आई होप आपको ये कॉलोनिज्म जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया गया होगा कि क्या है कॉलोनिज्म, क्या होता है, कितने उसके टाइप्स हैं, कैसे कैसे ये स्टेजेस, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। ना अब हम लोग देखते हैं बिगिनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन। अब ये तो कॉलोनी बन गई, कॉलोनाइजेशन हो गया, लेकिन जो है डीकोलोनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, कब जो है जो कॉलोनीज़ ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया इन फॉरेन पावर से फ्रीडम पाने के लिए। सो क्या हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 जो कॉलोनीज़ थी जिनको जैसे एशियन, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकाज और इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका, सो ये जो कॉलोनीज़ थी दे वांटेड फ्रीडम, उनको फ्रीडम चाहिए थी। तो जापान जो था ये बहुत ही स्मॉल एशियन कंट्री थी, लेकिन इसने एक बहुत ही बिग जो लैंड वाइज मतलब एरिया वाइज जो बिग कंट्री थी वो रशिया, उसको हटा दिया क्योंकि जापान में जो है रशिया ने कॉलोनाइज कर रखा हुआ था। तो जापान छोटी सी एशियन कंट्री होते हुए बिकॉज ऑफ सम एडवांसमेंट एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड मॉडर्न, उसकी वजह से उसने रशिया को हरा दिया। तो ये भी एक तरह से इंस्पिरेशन, जो अदर कॉलोनीज थी उनके लिए ये इंस्पिरेशन हुआ कि अगर ये छोटी सी कंट्री जो है अगर इतनी बड़ी कंट्री को हरा सकती है तो हम लोग भी अगर ऑर्गेनाइज हो जाएं और यूनाइट हो जाएं तो वी कैन ऑल्सो मेक आवरसेल्फ फ्री फ्रॉम द फॉरेन कंट्रोल, ठीक है। और नेशनल लीडर जैसे कि सुन यात सेन जो चाइना में थे, अरब पाशा इजिप्ट में थे, बाल गंगाधर तिलक इंडिया में, ये लोग जो हैं इन मूवमेंट्स को इंस्पायर किया, उन्होंने ये फ्रीडम के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उनके इंस्पायर किया। और जो मेन वेव थी डीकोलोनाइजेशन मतलब कब से कब हुआ, सो 1945 से 1960s के टाइम पे बहुत सारी कॉलोनीज जो हैं वो अपने आप को फ्री कर चुकी थी फ्रॉम द फॉरेन रूल और फॉरेन पावर्स। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन। वी कैन से दैट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 और द मेन वेव वाज बिटवीन 1945 to 1960। सो अब व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड डीकोलोनाइजेशन, क्या क्या फैक्टर्स थे, क्यों डीकोलोनाइजेशन जो है वो हुआ, उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे, ये चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ तो द अटलांटिक चार्टर जो कि 1941 में है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अटलांटिक चार्टर आया 1941 में, ये एक एग्रीमेंट था किसके बीच में, ये जो एलीट पावर्स थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम्स में जो एलीट पावर्स थी उनका एक ये एग्रीमेंट था, ठीक है, अटलांटिक चार्टर, ठीक। तो इन्होंने ये प्रॉमिस किया नेशंस का द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। इस चार्टर में क्या था कि इस चीज़ का अधिकार माना गया कि जो है
राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स फ्रीडम टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट को चूज करने का खुद अधिकार होना, ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन था जिसको प्रॉमिस किया गया इस चार्टर में, और जिसकी वजह से ये एक टर्निंग पॉइंट भी बना कि वेरियस कंट्रीज स्टार्टेड डिमांडिंग दैट दिस राइट एंड दे वांट फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन पावर। ठीक है, सो ये एक फर्स्ट रीज़न था, वी कैन से दैट ये फर्स्ट फैक्टर था जिसकी वजह से डीकोलोनाइजेशन हो सका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अब ये जो एक्सेस, ये एलीट पावर्स थी जैसे यूके, यूएस, चाइना, ये सब क्या थी, बिग फोर जो और बिग थ्री कंट्रीज, ये एलिड नेशंस थी जिसमें फ्रांस, कनाडा, पोलैंड, ये अदर एलिड नेशंस थी। ठीक है, तो मेन तो यूके, यूएस, सोवियत यूनियन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री जिसने पढ़ा होगा वो ये चीज़ समझता होगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उस टाइम पे जो है जर्मनी, जापान, ये सब एक हो गए थे, ये एक साइड हो गए थे, और यूके, यूएस, सोवियत यूनियन, चाइना, फ्रांस, ये सब एक साइड थे। ठीक है, तो एलीट पावर ने ये द अटलांटिक चार्टर एग्रीमेंट साइन किया जिसमें ये उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमें जो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, फ्रीडम टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट। फिर सेकेंड चीज़, आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद क्या हुआ कि जो कॉलोनियल पावर्स थी जो दूसरे कंट्रीज़ में कॉलोनाइज कर रही थी, ये वीक पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि इतना मतलब वॉर जो लड़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मनी का लॉस, मैन पावर का लॉस होता है। ठीक है, सो इस वजह से जो कॉलोनियल पावर्स हैं वो वीक हो गई थी मनी वाइज और मैन पावर वाइज। सो कॉलोनीज कॉन्ट्रीब्यूटेड, अब जिन ये जो कॉलोनियल पावर्स थी जहाँ पे इन्होंने कॉलोनी बना रखी थी, जैसे कि अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कॉलोनी बनाई थी, ब्रिटिशर्स वर कंट्रोलिंग इंडिया। सो इंडिया जो है इसने जो है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सोल्जर्स और रिसोर्सेज के थ्रू कंट्रीब्यूट किया। तो अब क्योंकि उन्होंने सोल्जर्स और रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट किया तो वर्ल्ड वॉर 2 में इन कॉलोनियल पावर्स की हेल्प किया कॉलोनीज ने। तो कॉलोनीज ने इन रिटर्न व्हाट दे डिमांडेड द इंडिपेंडेंस इन रिटर्न। ठीक, तो उन्होंने बोला ठीक है, अब ये वर्ल्ड वॉर 2 जो चल रहा है, इस वर्ल्ड वॉर 2 में आप लड़ने के लिए, इस वॉर में लड़ने के लिए हम आपको सोल्जर्स देंगे। कॉलोनीज ने ये बात बोली, हम आपको रिसोर्सेज दे रहे हैं पर हमें इन रिटर्न क्या चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर बना। फिर एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, मतलब जो कॉलोनीज थी उनके अंदर स्ट्रॉन्ग पैट्रियाटिक फीलिंग जगने लग गई एंड दे वर रेडी टू फाइट अंटिल द फ्रीडम वॉज अचीव। वो जब तक उनके दिमाग को, दिल, दिमाग और आत्मा में ये चीज़ बैठ चुका था कि जब तक, क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पैट्रियाटिक फीलिंग आ चुकी थी, जैसे कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल आप देख ही हैं, वेरियस फ्रीडम फाइटर्स किस तरह से उन सभी ने एकजुट होकर पैट्रियाटिक फीलिंग्स की वजह से दे डिमांडेड फ्रीडम्स एंड दे सेट दैट कि वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लिए थे कि हम तब तक फाइट करेंगे जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो ये जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म की फीलिंग जो अंदर आ गई थी कि कॉलोनियल, ये जो फॉरेन पावर है, इसको किसी भी तरह, किसी भी कीमत में से हटाना है और हमें अपने खुद जो है सेल्फ रूल और कहते हैं स्वराज को अचीव करना है। तो ये तो इंडिया के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो ये फैक्टर्स थे जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म। ठीक, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या था, इमर्जेंस ऑफ 2 न्यू सुपर पावर्स। और साथ ही साथ क्या हो रहा था कि 1945 के बाद 2 नई सुपर पावर इमर्ज हो रही थी अपार्ट फ्रॉम यूरोप, जो क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज लाइक यूके और फ्रांस, जर्मनी, ये सब तो पावरफुल थे भाई, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद इनकी पावर धीरे धीरे क्यों कम होने लगी, क्योंकि इन्होंने वॉर्स 2 वॉर लड़े हुए थे। तो इनका जो मनी था, रिसोर्सेज थी या ह्यूमन रिसोर्सेज जो था वो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, जिसकी वजह से ये वीक होने लग गई थी। और 2 नई सुपर पावर्स इमर्ज हो रही थी, दैट इज़ यूएसए एंड यूएसएसआर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो ये भी एक रीज़न बना, क्योंकि ये जो दोनों कंट्रीज़ थी जो न्यू सुपर पावर्स थी, ये क्या अपोज कर रही थी, ये कॉलोनिज्म के कॉन्सेप्ट को अपोज कर रही थी और ये यूरोपियन एम्पायर्स को ये प्रेशर दे रही थी कि आपने जहाँ जहाँ भी कॉलोनी बनाई है उससे आप डीकोलोनाइज करिए। ठीक, तो दिस वाज आल्सो द फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल। फिर फिफ्थ पॉइंट, नेशनलिज्म। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो लोकल मूवमेंट्स हो रहे थे फ्रीडम के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते गए। लोगों के अंदर, जो कॉलोनीज़ में लोग थे उनके अंदर उन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स किए, रिवॉल्ट्स किए अगेंस्ट द फॉरेन पावर।
किस लिए? अपोजिशन, जैसे 3 एक्सपर्ट्स थे, अपोजिशन टू कॉलोनाइजर्स, जिन्होंने कॉलोनाइज किया उनको अपोज करने लगे, फॉरेन रूल को चैलेंज करने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन इंडिया में ये हो गया कि जो है क्विट इंडिया मूवमेंट्स, वेरियस मूवमेंट्स जो हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस टाइप के मूवमेंट्स को लॉन्च करने लगे विद इन कॉलोनीज। फिर रेडिकल एनिमिस्टी, मतलब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ कॉलोनियल रूल एंड एग्रेसिव मेथड्स का यूज़ करके जो कॉलोनियल रूल थी उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करने लग गए। तो रेडिकल एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मीन्स व्हाट? एनिमी मीन्स उनको बिल्कुल नापसंद करना। फिर डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी का स्प्रेड होना, इक्वालिटी, लिबर्टी, सेल्फ रूल, इस तरह की चीज़ों का डिमांड करना। तो ये सब नेशनलिज्म के अंदर आता है। तो आई होप आपको ये जो है डीकोलोनाइजेशन और कॉलोनाइजेशन के क्या फैक्टर्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे। नाउ अब हम लोग देखते हैं न्यू कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट। ये देखिए, हमने कॉलोनिज्म को पढ़ा, फिर डीकोलोनाइजेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या फैक्टर्स थे, ये हमने देखा। अब एक न्यू कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं। फ्रेंच फिलोसोफर थे जीन पॉल सार्त्रे 1956 में, ठीक है। दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जीन पॉल सार्त्रे 1956 में इन्होंने ये टर्म को कॉइन किया, दैट इज़ न्यू कॉलोनिज्म, ठीक। और क्वामे निक्रोमा थे, दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो जो नया ये टर्म था वो तो कॉइन किसने किया था? जीन पॉल सार्त्रे ने। लेकिन इसको फर्स्ट टाइम अफ्रीकन कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में यूज़ किसने किया था? क्वामा नक्रुमा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से, दोनों थिंकर्स फिलोसोफर्स के नेम आपको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि और ये भी लर्न कर लीजिएगा जीन पॉल सार्त्रे जो है ये इन्होंने न्यू कॉलोनिज्म जो टर्म है उसको कॉइन किया था, बट यूज़ किसने किया था? क्वामे निक्रुमा ने। तो ये क्या है न्यू कॉलोनिज्म? इवन आफ्टर पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकली जो है कॉलोनीज जो हैं वो फ्री हो गई फ्रॉम द फॉरेन रूल। जो फॉरेन पावर्स हैं उनसे कॉलोनीज ने अपने आप को फ्रीडम अचीव कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कॉलोनीज रिमेन्ड डिपेंडेंट इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली ऑन ओल्ड कॉलोनियल पावर्स। ये जो कॉलोनीज थी, जैसे अब इंडिया ही है, इंडिया में बहुत सी चीज़ें ब्रिटिशर्स चले भी गए, फ्रीडम अचीव भी हो गई, बट ब्रिटिशर्स की बहुत सी चीज़ें, उनके रूल्स, उनके जो एक्ट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनके कुछ रेगुलेशंस थे, जैसे कुछ वर्ड, वो आज भी हमारे कॉलोनियल पावर्स जो हैं उसको हमें वो हम भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है उस चीज़ का, ठीक है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम अचीव करने के बाद भी अगर कॉलोनीज़ जो हैं वो इकोनॉमिकली, कल्चरली या पॉलिटिकली कॉलोनियल पावर्स पे डिपेंड रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यू कॉलोनिज्म, ठीक। अब इसका जो बस फॉर्म है, इसका जो फेस है वो चेंज हो चुका है। जैसे कि इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म, आज भी डोमिनोज जो है वो पूरे, डोमिनोज यूएस कंट्री मतलब बाहर की कंट्री का कंपनी है, बट वो हर एक जगह पे डोमिनोज पे लोगों की डिपेंडेंसी हो चुकी है। तो एक तरह से ये क्या है? ये इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म है। ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना प्रोडक्ट्स, चीप प्रोडक्ट्स हमारी इंडिया में बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता है, और हम इंडिया उसको चीज़ को खरीदते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। तो हमारी खुद की लोकल इंडस्ट्रीज़ जो है वो वीक हो रही हैं, एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन गुड्स। सो ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल इम्पेरियलिज्म भी हो रहा है। सो इसी को हम न्यू कॉलोनिज्म कह सकते हैं, कि कॉलोनिज्म तो मतलब डायरेक्टली तो नहीं फॉरेन पावर्स कंट्रोल कर रही हैं पॉलिटिकली, बट इनडायरेक्टली आज भी उनका इन्फ्लुएंस है। दैट इज़ इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल, डायरेक्टली मिलिट्री कंट्रोल नहीं हो रही है, बट इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल हो रहा है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू कॉलोनिज्म विच वॉज क्वाइंड बाय जीन पॉल सार्त्रे एंड बट विच वॉज फर्स्ट यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज बाय क्वामे नक्रुमा। क्वामे नक्रुमा ने क्या बोला था? जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में यूरोपियन पावर्स आज भी उनको कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ आपको ये चीज़ तो बिल्कुल, बुक्स एंड ऑथर्स तो हर एक लेक्चर से आप खुद एक अपने नोट्स बनाइए, बिल्कुल लर्न करिए, डेली बेसिस पे उसको सुबह शाम 2-4 बार देखिए, तभी आपको बुक्स एंड ऑथर्स याद होंगे, ठीक है। द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका बाय थॉमस पेकेनहम, इस चीज़ को पहली बुक किसने लिखी? द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, थॉमस पेकेनहम ने। सेटलर कॉलोनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया था ना सेटलर कॉलोनिज्म का, तो ये पैट्रिक वुल्फ, मैंने ये भी बताया था जब सेटलर कॉलोनिज्म पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट नेम है जिन्होंने ये सेटलर कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने अपनी इस बुक में दिया द सेटलर कॉलोनिज्म, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, द पॉलिटिक्स एंड पोइटिक्स ऑफ एथनोग्राफिक इवेंट। फिर न्यू कॉलोनिज्म मैंने आपको बताया क्वामे नक्रुमा, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये द लास्ट स्टेज ऑफ
imperialism. This book is very important. ठीक है, कि जिसमें क्वामे नक्रुमा ने इस बुक के थ्रू न्यू कॉलोनिज्म के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि ये इम्पेरियलिज्म का लास्ट स्टेज है. थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चूना अशाबे, हर्ट ऑफ डार्कनेस by Joseph Conrad, The Age of Empire, Eric Hobsbawm, Culture and Imperialism, Edward Said. This is important. Colonialism and Culture by Nicholas Dicks, Orientalism by Edward Said, The White Man's Burden. This is very important. ठीक है. एंड द इम्पीरियलिज्म, ये वाइट मैन बर्डन, जिसमें कि रुडियर्ड किपलिंग ने जो है इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था कि ये जो कोलोनाइजर्स हैं ये क्या रीज़न देते हैं कि हम क्यों कोलोनाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये हम वाइट मैन मतलब वो लोग गोरे लोग हैं ना, तो उन्होंने ये बोला कि ये हमारा बर्डन है, ये हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि हम जो सिविलाइज्ड नहीं हैं उनको सिविलाइज करना. ठीक है. सो ये रुडियार्ड किपलिंग ने इस चीज़ को इस बुक में मेंशन किया. इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, व्लादिमीर लेनिन. ये इंपॉर्टेंट. देखिए, एक तो था न्यू कॉलोनिज्म जिसमें इम्पेरियलिज्म का लास्ट स्टेज, ये वाली बुक किसने बताई थी? क्वामे नक्रुमा ने. और ये जो इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, दैट इज़ लेनिन. तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है. ठीक है. तो ये आप और सारी चीज़ों को देखें या ना देखें, ठीक है, मेन चीज़ें जो हैं वो ये वाला जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो मेन है. ठीक है. फिर उसके बाद द रेस्ट ऑफ द अर्थ, फ्रांस फैनन, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. द शॉक डॉक्ट्रिन, द राइज ऑफ डिजास्टर कैपिटलिज्म बाय न्योमी क्लीन. नेकेड इम्पेरियलिज्म बाय जॉन बेलमी फॉस्टर. हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, कैसे यूरोप ने अफ्रीका को अंडर डेवलप कर दिया, बाय वॉल्टर रॉडनी. ठीक है, इस चीज़ को. द सैरोगेट कॉलोनाइजेशन, मैंने आपको सैरोगेट कॉलोनिज्म बताया. ठीक है. तो ये स्कॉट एट्रान ने दिया ये इस कॉन्सेप्ट को. कॉलोनिज्म अ थ्योरेटिकल ओवरव्यू बाय जर्गन ऑस्टर हैमल. इंटरनल कॉलोनिज्म एंड नेशनल डेवलपमेंट बाय पैब्लो गोंजालेस कासानोवा. ठीक है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स. प्लीज़ आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें, ये लिस्ट को अच्छे से लर्न करें. आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहे होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी.